हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेज में। तो आपके जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला पेपर है उसका एक और मतलब एक नया वीडियो फ्रेश वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं जो शॉर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको उसका लाभ भी मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी जो पीडीएफ की लिंक है वो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे पहले पेपर का नाम आपको है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन, क्योंकि ये एमजीकेवीपी में जो आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला पेपर है वो उसका पूरा नाम यही है। बाकी अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के लोग हैं तो आपका जो पेपर हो सकता है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही हो सकता है। तो भी ये अगर आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक हैं तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे लघु उत्तरी के मैंने 4 प्रश्नों को यहाँ पे कंबाइन करके आपको जो आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो चारों क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ चारों का आंसर शेयर करूँगी। चारों प्रश्न क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है एडुसेट, यानी इसके बारे में आपको बताना है, और ये आपके एमजीकेवीपी के 2016 में पूछा है और 2018 के पेपर में पूछा है। दूसरा हमारा है अनुरूपित शिक्षण, जिसे हम अनुकरणीय शिक्षण भी कहते हैं, ये एमजीकेवीपी के 2021 के पेपर में पूछ चुका है। तीसरा हमारा है शाब्दिक संप्रेषण एवं अशाब्दिक संप्रेषण, ये हमारा 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है। चौथा हमारा है अनुरूपित शिक्षण के लाभ, तो ये 2017 में पूछा है। तो मैं जो यहाँ पे चारों क्वेश्चन है, चलिए मैं एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि लघु उत्तरी है तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो शब्द सीमा होती है, उसी के अंदर ही आपको जो है आंसर देना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन था एडुसेट, यानी एडुसेट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप हेडिंग डाल लीजिएगा पहले एडुसेट। अब इसके बारे में देखिए, जो पहले मैंने लिखा है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब पढ़ के बता देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई वर्ड क्लियर नहीं है तो वो आपको समझ में आ जाए, फिर इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या आप कि एडुसेट एक सैटेलाइट उपग्रह का नाम है। उपग्रह को हम लोग इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो एडुसेट क्या है, जो हमारा उपग्रह है एक तरह का उपग्रह का नाम है एडुसेट। नाम से समझ में आता है कि नहीं। देखिए एजुकेशन हमारा होता है, तो एजुकेशन का एक उपग्रह क्या होगा, एडुसेट। नाम से कंबाइन कर लीजिएगा कि ये एक ऐसा उपग्रह होगा जो कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा से रिलेटेड होगा। तो यही चीज़ आपको बस समझना है, इसी चीज़ को मैंने आगे लिखा हुआ है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले इतना समझ गए आप कि एडुसेट क्या है, एक उपग्रह का नाम है। आगे क्या है इसमें कि उपग्रह यानी सैटेलाइट क्या होता है कि वे मानव निर्मित या प्राकृतिक विशाल बॉडी होती है जो किसी ग्रह विशेष की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर आपको भी पता है कि उपग्रह क्या होता है। जैसे पृथ्वी क्या है, आपका हम एक ग्रह है, हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, किसी ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन चंद्रमा क्या है, वो हमारा प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से हो सकता है, मतलब कोई प्राकृतिक विशाल बॉडी हो सकती है जो कि घूम रही है। इसी तरह आप जानते होंगे कि हमारा मतलब मानव द्वारा भी कुछ उपग्रह सैटेलाइट आप भी पता है कि बनाए जाते हैं, जो कि छोड़े जाते हैं हमारे वायुमंडल के बाहर, यानी अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो वो हमारे मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। तो उपग्रह किस तरह हो सकते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो। ये क्या करते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ, ये किसी भी ग्रह के, ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी, किसी ग्रह विशेष की चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया। अब हम मानव निर्मित में आते हैं, क्योंकि हमारा प्राकृतिक जो उपग्रह है हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एडुसेट हमारा एक तरह से मानव निर्मित है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाया गया है। तो उसी को हम आगे लिखेंगे यहाँ पे कि इन मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे वो घूमता है। आगे है, इन उपग्रहों को विभिन्न प्रकार के अध्ययन अनुसंधान उद्देश्य से अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाता है। जैसे मानव जो भी उपग्रह बनाते हैं, जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, वो किसी उद्देश्य की वजह से बनाए जाते होंगे ना, कि हम ये उपग्रह बनाने का, ये मानव निर्मित उपग्रह बनाने का क्या उद्देश्य है। वो किसी खोज के लिए हो सकते हैं, अध्ययन के से संबंधित किसी क्षेत्र के लिए हो सकते हैं। तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है अंतरिक्ष की कक्षा में ये सारे उपग्रह जो है वो वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। वो किसी खोज के लिए भी हो सकता है, अध्ययन के क्षेत्र के लिए भी हो सकता है।
तो आगे हम बताएंगे अब एडुसेट के बारे में। अभी हमने थोड़ा सा उपग्रह के बारे में जान लिया, अब हम एडुसेट की बात करेंगे कि एडुसेट के नाम से ही पता चलता है कि एडुसेट उपग्रह सैटेलाइट शिक्षा से संबंधित उपग्रह है, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा है एजुकेशन से एडुसेट, है ना। एडू थोड़ा सा एजू EDU कॉमन है ना, उसी तरह कि एडुसेट क्या है, एक उपग्रह है लेकिन सैटेलाइट। देखिए SAT मतलब जैसे सैटेलाइट का शॉर्ट फॉर्म, EDU मतलब एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म EDU, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो शिक्षा से संबंधित उपग्रह को हम एडुसेट कहते हैं। मतलब पता चलता है कि ये जो एडुसेट है वो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित उपग्रह होता है। अब आगे लिखेंगे, अर्थात एडुसेट वह मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह है जिसका उपयोग शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु किया जाता है। यानी जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है उनको संचालित करने के लिए, उनका प्रसारण करने के लिए हम इस उपग्रह का प्रयोग करते हैं। अब इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई है। इसके निर्माण एवं स्थापना की घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने कार्यकाल में की थी। इसकी रूपरेखा व कार्य प्रणाली को अंतिम रूप इसरो ने दिया था। आप सभी को पता है कि हमारा इसरो आजकल कितना ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। अब मतलब बाहर कंट्री में भी इसरो काफ़ी फेमस हो रहा है। तो बात करते हैं एडुसेट की। तो एडुसेट का जो निर्माण कार्य और स्थापना का जो घोषणा हुआ था कि इसका निर्माण होगा, इसकी फिर इस चीज़ की घोषणा जो है ये हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने अपने कार्यकाल में ही कर दी थी। और इसकी रूपरेखा किस तरह होगी, इसकी कार्य प्रणाली किस तरह होगी, यानी किस तरह से ये काम करेगा, ये सब कुछ इसका मतलब सब कुछ डिसाइड किसने किया था, इसरो ने डिसाइड किया था। यानी इसरो ने ही सब कुछ इसकी रूपरेखा बनाई, इसकी किस तरह ये काम करेगा, सब कुछ इसरो की वजह, मतलब इसरो का लेन देन है। अब आगे देखते हैं, एडुसेट को जीसेट 3 के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सन 2004 में हुआ और 20 सितंबर 2004 को ये लॉन्च भी कर दिया गया था। तो जो एडुसेट है उसका एक दूसरा नाम भी है जीसेट 3। और बात करें कि ये कब बना था, तो मतलब इसका जो निर्माण हुआ था 2004 में ही हुआ था, लेकिन 20 सितंबर 2004 में इसे लॉन्च भी कर दिया था। यानी कितना फास्ट काम हुआ था, निर्माण भी 2004 में हुआ और लॉन्च भी 2004 में ही हो गया था। अब आगे यहाँ पे है लास्ट में कि अर्थात एडुसेट का फुल फॉर्म एजुकेशन सैटेलाइट है, जिसका अर्थ है वह उपग्रह जो शिक्षा से संबंधित है और उसे एडुसेट या शिक्षा उपग्रह कहते हैं। तो जैसे नाम से मैंने कहा, एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म, SAT सैटेलाइट का शॉर्ट फॉर्म। तो अगर इसको हम इसका फुल फॉर्म समझें तो एडू मतलब एजुकेशन, सैट मतलब सैटेलाइट, तो एजुकेशन सैटेलाइट इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। अब अर्थ की बात करें तो नाम में ही अर्थ छिपा है कि शिक्षा से संबंधित उपग्रह जो है वही ये एडुसेट है। तो इसे हम शिक्षा उपग्रह भी कहते हैं, एजुकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, एडुसेट भी कहते हैं। तो ये हमने देख लिया एडुसेट के बारे में कि क्या होता है एडुसेट। देखिए शॉर्ट में आता है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैंने यहाँ पे वो सॉलिड पॉइंट रखने की कोशिश की है जिसका कि एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़े, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा था कि क्या होता है अनुरूपित शिक्षण, और आपके क्वेश्चन नंबर में पूछा था कि अनुरूपित शिक्षण के लाभ। तो मैंने यहाँ पे अनुरूपित शिक्षण क्या होता है वो भी और उसके लाभ क्या हैं वो भी, दोनों को यहाँ पे साथ में समझाने की कोशिश की है। तो दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे आप साथ में देख लीजिए। तो उत्तर में पहले आप बताएंगे अनुरूपित शिक्षण, या जिसे हम अनुकरणीय शिक्षण भी कहते हैं, या हम लोग इसे कृत्रिम शिक्षण भी कहते हैं। तो अगर आपसे कृत्रिम शिक्षण भी पूछता है तब भी आपको यही करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम समझते हैं क्या होता है अनुकरणीय शिक्षण या अनुरूपित शिक्षण। तो लिखेंगे, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रभावी अध्यापक तैयार किए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न विधियों, शिक्षण कौशलों आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले मैं पूरा जितना दिख रहा है स्क्रीन पे उतना पढ़ देती हूँ, फिर समझाती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे लिखेंगे, अनुरूपित शिक्षण सीखने तथा प्रशिक्षण की वह प्रविधि है जो अभिनय के माध्यम से छात्राध्यापक के समस्या समाधान व्यवहार के लिए योग्यता का विकास करती है तथा उन्हें भली भांति पढ़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। आगे है, छात्राध्यापकों को शिक्षण अभ्यास में जाने से पूर्व पाठ प्रदर्शन प्रस्तुत किए जाते हैं तथा फिर उन्हें कक्षा शिक्षण के लिए भेज दिया जाता है, जहां छात्राध्यापक पाठ प्रदर्शन का ही अनुकरण करते हैं और अपनी मौलिक क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें कक्षा शिक्षण में समस्या आती है।
चलिए, तो जहाँ तक पढ़ के बताया वहाँ तक पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आप सभी को पता है ये कि स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में हम बच्चों को तैयार करते हैं ताकि उनका भविष्य अच्छा हो सके। बच्चों को इस तरह से हम लोग उनका भविष्य बनाने के लिए उनको हम तैयार करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं इस तरह की। उसी तरह शिक्षक को तैयार करने के लिए, यानी एक अच्छा शिक्षक तैयार करने के लिए, उसी तरह शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जहाँ पे हम अच्छे शिक्षक को तैयार करते हैं। हम किस तरह से उनको तैयार करते हैं, मतलब क्या प्रशिक्षण उनको दिया जाता है इस तरह की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में। उन्हें शिक्षण विधियों के बारे में बताया जाता है, शिक्षण कौशलों के बारे में बहुत सारी चीज़ तक, मतलब अलग अलग टेक्निक बताई जाती है कि किस तरह से वो एक अच्छे अध्यापक साबित हो सकते हैं। तो बहुत सारा उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अनुरूपित शिक्षण की। तो अनुरूपित शिक्षण देखिए एक तरह की विधि है सीखने की और प्रशिक्षण देने की। इसमें क्या होता है कि अध्यापक को, जैसे मैंने कहा कि जो शिक्षण संस्थान है वो क्या करते हैं, एक अच्छे अध्यापक को तैयार करते हैं। तो उसी तरह जो अनुरूपित शिक्षण है एक तरह की क्रिया है, एक तरह की मतलब विधि है, एक प्रविधि है, जहाँ पे क्या होता है कि हम जो शिक्षक है अभिनय के माध्यम से हम क्या करते हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी होती है उसके जो समस्या समाधान करने के जो व्यवहार, यानी किस तरह से वो किसी समस्या को हल करेगा, उसकी योग्यता हम उसके अंदर विकसित करते हैं इस अनुरूपित शिक्षण के माध्यम से। और इससे क्या होता है कि उन्हें हम ये भी गाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए कि वो अच्छे से पढ़ा पाएँ। तो एक तरह की ये जो अनुरूपित शिक्षण है एक तरह की क्रिया है सीखने की और सिखाने की, जिसमें कि हम क्या कहते हैं कि अध्यापक जो है किसी समस्या को किस तरह समाधान कर सके, हल कर सके, इसकी योग्यता भी विकसित करते हैं। साथ ही साथ कक्षा में जाकर वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा पाए, इसका भी हम प्रशिक्षण देते हैं। तो आगे यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, जैसे कि हम अगर नॉर्मल बात करते हैं, अनुरूपित शिक्षक को छोड़ दें, तो एक अध्यापक या छात्राध्यापक क्या करता है, जैसे आप अगर स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके सामने जो भी पाठ आपको पढ़ाना है, एक आप जो कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, शिक्षण का अभ्यास करने के लिए यानी पढ़ाने के लिए जाते हैं उस टाइम, तो आप जो भी पाठ होता है उसका आप उसको देख लेते हैं और आपके मतलब पहले पढ़ाने जाने से पहले ही आपके सामने जो है पाठ को प्रस्तुत कर दिया जाता है और फिर आपको कह दिया जाता है कि ये पाठ आपको पढ़ाना है तो आप जाइए कक्षा में पढ़ाइए। तो छात्राध्यापक क्या करता है या छात्राध्यापिका क्या करती है, वो जो भी क्लास में जाता है, जो पाठ का प्रदर्शन उसे कक्षा में आने से पहले दिया गया था वो उसी के अनुरूप जाके जो है पढ़ा देता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि वो उसकी जो क्षमता है कि किस तरह पढ़ा पाएगा, किन किन सारी विधियों का यूज कर पाएगा, किन तरीकों से बच्चों को समझा पाएगी, बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाए, ये जो उसकी मौलिक क्षमताएं हैं उसका वो प्रयोग ही नहीं कर पाता है, क्योंकि बस उसे पाठ बता दिया गया कि आपको ये पाठ पढ़ाना है, जाके पढ़ाइए, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं, बस बता दिया कि ये पाठ है, जाइए पढ़ाइए। अब जो छात्राध्यापक है छात्राध्यापिका है वो आती है कक्षा में, जो पाठ था उसको किसी भी तरीके से बस पढ़ा देती है, लेकिन जो वो चाहती यानी जिन तरीके से वो मतलब जितने अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर पाए वो उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको जब वो पढ़ाते हैं तो उस टाइम उन्हें काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि देखिए जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो बच्चे किस तरह से सवाल पूछ पाएंगे, तो आपको आइडिया नहीं लग पाया, अचानक कोई सवाल पूछ दिया आप थोड़ा सा अटक गए, या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझा सकते थे लेकिन आपने कोई टेक्निक नहीं समझी पहले, या कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं सोच के आया कि इससे हम समझाएंगे तो कोई टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई पहले की कोई तरीका आपने नहीं अपनाया या पहले से कोई प्रैक्टिस करके नहीं आ पाए, आपने बस पाठ को आप रखा, मतलब देखा और फिर आप पढ़ाने चले आए, तो उसमें आप क्या ही पढ़ा पाएंगे, कितना अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि कक्षा में पढ़ाने के दौरान बहुत सारी हमें समस्या देखने को मिल जाती है। तो अब हमारा मेन आता है अनुरूपित शिक्षण का काम। तो आगे यहाँ पे ये लिखा गया है कि इन कमियों को दूर करने हेतु छात्राध्यापकों को कक्षा शिक्षण में जाने से पूर्व ही साथी विद्यार्थियों के समक्ष अभ्यास का अवसर दिया जाता है, जिसे अनुरूपित शिक्षण कहते हैं। यहाँ समझ है उसको समक्ष कर लीजिएगा, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे। तो साथी विद्यार्थियों के समक्ष, ठीक, मतलब समक्ष मतलब या साथ में या उनके साथ, ये हमारा अनुरूपित शिक्षण हो जाएगा। अर्थात किसी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना है अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। इसे अनुरूप शिक्षण, कृत्रिम शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण आदि के नामों से जाना जाता है। तो जैसे मैंने कहा, जब आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं कक्षा में, आप बस पाठ को देख के पढ़ाने चले जाते हैं, तो आपको कक्षा में शिक्षण के दौरान काफ़ी समस्या देखने को मिलती है।
अब इन समस्या को दूर करने का काम कौन करता है? अनुरूपित शिक्षण। तो अनुरूपित शिक्षण में क्या होता है कि जो जैसे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी हैं, तो वो अकेले तो नहीं जाते। जैसे आपको जब पढ़ाने जाना होता है तो आपके साथ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ ही आपको किसी विद्यालय में भेजा जाता है। तो इस माहौल में क्या क्या मतलब क्या किया जाता है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो आप क्या करते हैं, जो आपके साथी अध्यापक हैं, जो जिनके साथ आप पढ़ाने जा रहे हैं किसी विद्यालय में, उनके साथ ही जो टॉपिक आपको पढ़ाना है आप उनको बस बोल दीजिए कि मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, तुम लोग एज ए विद्यार्थी बैठे रहना, मैं पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपका अभ्यास होगा कि बच्चे किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, आप किन किन उदाहरणों की मदद से और ज़्यादा अच्छे से कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आप उसका अभ्यास अपने साथी विद्यार्थियों के साथ ही कर लेंगे। तो आपको एक तरह से पढ़ाने का अभ्यास का जो मौका है वो आपको मिल जाता है। तो इसी को हम कहते हैं अनुरूपित शिक्षण। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कृत्रिम बनावटी परिस्थिति, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति जैसा कि क्लास में होगा, यानी बिल्कुल यथार्थ जैसी कोई हम कृत्रिम परिस्थिति में जो शिक्षण करते हैं वही हमारा क्या है, अनुरूपित शिक्षण। यानी किसी भी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण। यानी हमने एक परिस्थिति, कृत्रिम परिस्थिति बना ली, अपने साथी विद्यार्थियों को हमने बता दिया कि आप लोग हमारे क्लास के बच्चे हैं, अब जो आप पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह पढ़ा रहे हैं जैसा कि आप क्लास में जाके पढ़ाएंगे। तो आप बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति आपकी क्लास ना होकर आपके साथी जो है अध्यापक, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हैं वो हैं। तो कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना ही क्या हो जाएगा, अनुरूपित शिक्षण। तो इससे हम अनुरूपण शिक्षण, कृत्रिम शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, इन सब के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपने जान लिया कि क्या होता है अनुरूपित शिक्षण। आई होप कि आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ओवरऑल समरी के लिए इतना समझ लीजिए कि कक्षा में जैसे आप अध्यापक जाता है, छात्राध्यापक पढ़ाने जाता है, अगर वो केवल पाठ को देखकर जाएगा पढ़ाने, तो उसे शिक्षण कक्षा में जब शिक्षण कर रहा होता है तो उसे बहुत सारी दिक्कत का सामना आएगा। साथ ही वो जो उसके मेन उद्देश्य यानी तरीका है, जो जिन जिन तरीकों से वो और अच्छा कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए जब वो पहले से अपने साथी अध्यापकों के साथ प्रैक्टिस करके जाएगा तो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। तो वही साथी अध्यापकों के साथ कृत्रिम परिस्थिति मतलब उनको बनाकर बिल्कुल यथार्थ जो शिक्षण करता है उसी को हम कहते हैं अनुरूपित शिक्षण। तो ये आपने देख लिया, ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि क्या होता है अनुरूपित शिक्षण या अनुकरणित शिक्षण। अब आते हैं अनुरूपित शिक्षण के गुण या लाभ। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा, छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास विकसित करने में उपयोगी होती है। जब वो पहले से पढ़ा के जाएगा तो कक्षा में जाके बहुत अच्छा पढ़ा पाएगा, तो इससे उसमें आत्मविश्वास विकसित अच्छे हो पाएगी। तो इसके लिए भी जो है उपयोगी हो साबित होता है अनुरूपित शिक्षण। दूसरा है शिक्षक के विभिन्न कौशलों का विकास। जब वो पहले से प्रैक्टिस करता है एक माहौल बनाकर अपने साथी अध्यापकों के साथ, तो वो बहुत सारे अपने जो कौशल है उसको अच्छा कर पाएगा, उसको विकसित कर पाएगा। तो विभिन्न कौशलों का विकास भी हो पाता है शिक्षण के। तीसरा है छात्राध्यापक की व्याख्यान करने तथा प्रदर्शन की क्षमताओं का विकास होता है। तो अच्छे से प्रदर्शन कर पाएगा, व्याख्या बहुत अच्छे से कर पाएगा जब वो अनुरूपित शिक्षण का प्रयोग करता है, ताकि जब क्लास में जाता है पहले से प्रैक्टिस किया होता है तो उसे ये पता होता है कि किस तरह व्याख्या करूँगा या कहाँ पर कौन सी चीज़ का प्रदर्शन करूँगा, किस तरीके से प्रदर्शन करूँगा, ये सारा कुछ उसे आइडिया लग जाता है। चौथा सामाजिक कौशलों का विकास। अब वो ये समझ जाता है कि मतलब पूरी क्लास को किस तरह से लेके चलना है, जो सामाजिक कौशल हैं वो भी वो अच्छे समझ जाता है। तो सामाजिक कौशलों का विकास हो जाता है। पांचवा है वास्तविक कक्षा का सामना करने के लिए तैयार। तो जब अनुरूपित शिक्षा का प्रयोग करता है तो वो कृत्रिम वातावरण बना के करता है, लेकिन जब वो क्लास में जाता है तो वो तैयार रहता है बिल्कुल उस परिस्थिति के लिए, एक वास्तविक कक्षा का सामना करने के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। छठा है पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास आदि। तो जैसे वो पहले से पढ़ा चुका होता है तो जो उसके पाठ्य वस्तु है यानी जो उसका पाठ्यक्रम है उसको वो किस तरह से क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करे बच्चों को कि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ, स्टेप वाइज समझ पाएँ सब कुछ, इसकी क्षमता भी उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो बहुत सारी जो अच्छी क्वालिटी है वो आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना है तो आप इसको हेडिंग डाल के इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब बात करते हैं दोष की। तो गुण तो आपने देख लिया, अब दोष क्या है, तो अधिक समय व्यय होगा। अब जैसे पहले जो छात्राध्यापक है पहले कृत्रिम वातावरण पढ़ाएगा, यानी पहले अपने साथी अध्यापकों के साथ पढ़ाएगा, फिर जाके कक्षा में पढ़ाएगा, तो समय जो है उसका व्यय होगा। दूसरा है विशेषज्ञ प्रशिक्षकों का अभाव होता है। मतलब जो प्रशिक्षक हैं, जो विशेषज्ञ प्रशिक्षक है उसकी भी कमी हो जाती है। तीसरा है छात्राध्यापकों को पर्यवेक्षक के अनुभव का अभाव होना। जो छात्राध्यापक हैं
उनको जो पर्यवेक्षक है, मतलब जो उनको एनालिसिस करते हैं, उनके अनुभव का उसे कहीं ना कहीं अभाव रहता है, क्योंकि जब वो अपने कक्षा के जो साथी अध्यापक हैं उनके साथ ही वो सब कुछ करता है, लेकिन उसका एनालिसिस कोई नहीं करता है ना। तो जो उसका मतलब पर्यवेक्षक का जो अनुभव है उसका कमी रह जाता है, उसकी कमी रह जाती है। तो ये भी हमारा एक माइनस पॉइंट है। तो इत्यादि इतना आप लिख दीजिएगा। तो इस तरह से अगर आपसे पूछता है कि क्या लाभ है, देखिए दोष पूछा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे दोष रख दिए हैं कि अगर अगर आप बस ये भी आ जाता है कि अनुरूपी शिक्षक के बारे में बताइए, तब आप थोड़ा थोड़ा सब लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और लाभ पूछिएगा तो पहले थोड़ा सा अनुरूपी शिक्षक के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने के बाद फिर आप लाभ लिखें, ताकि एग्जामिनर को ये आइडिया लग जाए कि आप जानते हैं उस चीज़ के बारे में, तब आप उसके लाभों को भी अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप मेरी लैंग्वेज का प्रयोग करें, मैं कहती हूँ बस चीज़ों को समझें और उसके बाद अपने लैंग्वेज में भी उस टॉपिक को लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है तीसरा क्वेश्चन, शाब्दिक संप्रेषण एवं अशाब्दिक संप्रेषण। तो उत्तर में आप शाब्दिक संप्रेषण एवं अशाब्दिक संप्रेषण देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, वैसे ऑलरेडी मैंने संप्रेषण की एक वीडियो बना दी है जिसमें संप्रेषण के बारे में डिटेल वीडियो है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। क्या होता है संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार, सब कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में ही देख लेते हैं पहले थोड़ा थोड़ा इसको कि शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण दोनों क्या हैं। तो लिखेंगे शाब्दिक संप्रेषण एवं अशाब्दिक संप्रेषण दोनों संप्रेषण के प्रकार हैं। अब पहला हमारा है शाब्दिक संप्रेषण। तो शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण दो प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। देखिए शब्दों से ही चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। शाब्दिक संप्रेषण, तो शाब्दिक मतलब जिसमें शब्द होंगे। शब्द कब होंगे, जब भाषा का प्रयोग होगा। तो भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तभी तो शब्द का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे कि शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, सदैव हमारे भाषा का प्रयोग होता है, यानी सदैव हम इसमें भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ भी हम किसी को संप्रेषण, कोई भी बात कहनी है, अपनी बात पहुँचानी है कहीं तक, तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके अंतर्गत शब्द होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा शाब्दिक संप्रेषण। अब हम किसी तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो वो दो तरीके से हो सकती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बात कर रही हूँ। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, भावनाओं का आदान प्रदान, यही तो होता है। तो अब हम अपनी बात किसी के सामने दो तरीके से मतलब बता सकते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा को हम दो तरीके से पहुंचा सकते हैं ना। अगर हमको किसी तक अपनी बात पहुंचानी है तो हम उसको पेपर में लिख के भी पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा लिखित संप्रेषण हो गया, क्योंकि आप लिखते हैं तब भी आप भाषा का प्रयोग ही करते हैं, भाषा के अंतर्गत शब्द निहित होता है ऑलरेडी। और फिर हमारा है मौखिक, जब हम किसी से अपनी बात बोल के बताएं। आपका अपना दोस्त है, उसको आपको कोई बात बतानी है तो आप उसको बोल के भी बता सकते हैं, आप उसको लिख के भी बता सकते हैं। तो जो आप लिख के संप्रेषण करते हैं तो वो हमारा लिखित संप्रेषण हो गया। मौखिक में जब हम बोल के करते हैं, तो इसी को थोड़ा चलिए अलग से भी देख लेते हैं। तो हमारा ए में हो जाएगा मौखिक संप्रेषण। तो इसमें मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथ्यों, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस विधि में संदेश देने वाला व लेने वाला दोनों ही आमने सामने होते हैं। उदाहरण के लिए साक्षात्कार, सामूहिक चर्चा आदि। यानी इसमें क्या है, जो जिसके तक संदेश पहुंचाना है और जो संदेश पहुंचा रहा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, मतलब एक दूसरे के समक्ष बात करते हैं। मौखिक रूप से ये वार्ता होती है। इसमें मतलब जो भी आपको तथ्य पहुंचाने हैं, सूचना देनी है, उसका आदान प्रदान किस तरह से होता है, बोलकर होता है, वाणी के माध्यम से होता है। जैसे आप किसी से साक्षात्कार ले रहे हैं, सामूहिक चर्चा कर रहे हैं। अब आमने सामने का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फिजिकली आपके आमने सामने होगा। जैसे अगर आप यहाँ बैठे हैं, कोई दूसरी जगह है, दूसरे स्टेट में बैठा है, तो आप इंटरव्यू मतलब आप साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन वो लैपटॉप के जरिए भी हो सकता है। मतलब लैपटॉप में स्क्रीन के जरिए भी आजकल जो मतलब इतना इंटरनेट का यूज हो रहा है कि आजकल लोग मतलब कहीं दूर दूर तक हैं लेकिन बातें हो रही हैं। तो साक्षात्कार वहाँ हो रहा है आमने सामने, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से भी सामने है। मतलब टेलीविजन के मतलब आपके इंटरनेट का प्रयोग करके लैपटॉप के थ्रू भी आपसे बात कर रहा है। आप वीडियो कॉल जो करते हैं वो भी इसी का जरिया हो सकता है। वीडियो कॉल करके भी आप एक दूसरे को अपनी संदेश पहुंचाते हैं। तो जब आप फ़ोन के सामने उधर वाला व्यक्ति आपको दिख रहा है, तब भी जिस तरह से जो बात होती है वो भी आपके मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, बात करते हैं लिखित संप्रेषण की। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें प्रेषक अपनी बात को लिखित रूप में संदेश प्राप्तकर्ता के पास भेजता है। इस प्रकार के संप्रेषण में प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के पास लिखित में प्रमाण रहता है। इस संप्रेषण में एक दूसरे की आमने सामने उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। उदाहरण बुलेटिन, पत्र व्यवहार, पत्रिकाएं आदि।
यानी इसमें जो भी चीज़ें, जो भी तथ्य या सूचनाएं जो भी आपको पूछानी है दूसरे मतलब संप्रेषण के दौरान जो भी चीज़ें आप आदान प्रदान करते हैं, उसमें क्या है, वो अब लिखित रूप में है, वो आप लिख के अपनी बात किसी तक पहुंचा रहे हैं। तो उसमें ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों लोग आमने सामने हो। जैसे आप किसी को लेटर लिखते हैं, तो अब चलिए लेटर का ज़माना गया, व्हाट्सअप आते हैं, तो व्हाट्सअप में आप अपने फ्रेंड को कोई चीज़ पहुंचा रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, भाई कहाँ है, या भाई पता है तुझे ये हमारे ये हो गई, या यार तू जानती है ऐसा कुछ हो गया। तो अगर अपनी बात, अपनी सूचना आप पहुंचा रहे हैं दूसरे के पास, लेकिन वो लिख के पहुंचा रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं है, तो इस तरह का जो संप्रेषण होता है वो आपका लिखित संप्रेषण होता है। जैसे पहले बुलेटिन चलता था या न्यूज़पेपर वगैरह चलता है ना, जो पत्र आप लिखते हैं वो सब कुछ, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, लिखित संप्रेषण के। तो आपने शाब्दिक संप्रेषण देख लिया, यानी इसमें भाषा का प्रयोग होता है, चाहे वो बोल के हो तो मौखिक, अगर वो लिख के भाषा का संप्रेषण हो रहा है तो वो आपका लिखित संप्रेषण। अब दूसरा आते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। तो अशाब्दिक संप्रेषण में क्या हो जाएगा कि अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, नाम से ही है कि अशाब्दिक, मतलब इसमें शब्द का प्रयोग ना हो। इसमें वाणी संकेत से, आंखों से, मुख के भाव से, स्पर्श से, संपर्क आदि से संप्रेषण किया जाता है। इसमें मतलब जो भी आप चीज़ बताना चाहते हैं, जिसमें इसमें जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं, वो सब भाषा का प्रयोग न करके वो आप संकेत से, आप आंखों से कर सकते हैं, मुंह के हाव भाव से आप बता सकते हैं, आप छू कर किसी चीज़ को बता सकते हैं। इस तरह से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे के पास आदान प्रदान कर सकते हैं। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि किस तरह, जैसे आपने देखा है कि आप कई लोगों के साथ बैठे हैं, अचानक कोई बहुत बोल रहा है और आपने उसको आग दिखा दिया, बहुत गुस्से वाला, तो वो समझ जाएगा, उसके तक आपकी बात पहुंच गई कि मैं ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ तो ये गुस्सा हो रहा है, होता है ना। उसी तरह अध्यापक जो है क्लास में अगर बहुत बच्चे शोरगुल करते हैं तो अध्यापक बस मुंह पे उंगली ऐसे रख देता है, सीधी उंगली रख देता है। तो इसका इशारा क्या है कि अध्यापक अपनी बात पहुंचा चुका होता है कि आप लोगों को शांत रहना है, आप लोग शांत रहो, सही नहीं कर रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो। तो ये बात बताने का तरीका है। तो इस तरह से आप चाहे आंखों के प्रयोग से, चाहे मुंह के हाव भाव से, जैसे आप क्लास में अध्यापक पढ़ाता है तो उस टाइम बहुत हाव भाव बताता है ना, मुख से, खुशी के एक्सप्रेशन, गम के, क्रोध के होते हैं ना, उस तरह से हाव भाव का प्रयोग करके भी आप जो है अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो इस तरह का जो संप्रेषण होता है, आदान प्रदान होता है, इसे हम कहते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण, दूसरा आंखों की भाषा या मुख मुद्रा, तीसरा स्पर्श करके। तो अब तीनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए, पहला हमारा है वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण। तो जैसे मैंने कहा इसमें वाणी संकेत सब कुछ यूज होता है ना, तो इसमें संप्रेषण जो है बहुत तरीके से हो सकता है। तो पहला हमारा है वाणी या ध्वनि संकेत। अब जैसे इसमें क्या है कि आपको अपने विचार या अपनी भावनाएं जो है उसको दूसरे तक पहुंचानी है, तो आप इसमें लिखेंगे कि इसमें विचारों भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रखकर वाणी द्वारा की जाती है, जैसे हाँ, हूँ, सीटी बजाना आदि। तो होता है ना, जैसे आजकल बहुत लोग किसी को बुलाना है, जैसे ये मतलब टीवी में या मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जाते हैं गुंडे लोग, जाते हैं या फिर एक्टर वगैरह तो कम ही दिखता है, गुंडे लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग सीटी बजाते हैं ताकि वेटर आ जाता है। तो सीटी बजाना से वो समझ जाता है कि वेटर को बुला रहे हैं। और उसी तरह क्लास में अगर बात करें तो बच्चा कुछ बता रहा है तो मतलब यहाँ टीचर कुछ बता रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, या बच्चा टीचर ने कुछ प्रश्न पूछ दिया, बच्चा उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो अध्यापक सही कह रहे हो, मतलब बोल नहीं रहा है लेकिन कर रहा है। इससे मतलब समझ में आ जा रहा है कि बच्चा जो है वो बच्चे को पता चल जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो या फिर जैसे कोई कहता है कि इशारे में पूछ दिया कि कौन, मैं, तो वो सामने वाला कह दिया तो हूँ का मतलब क्या है कि वो बता दिया कि हाँ मैं ही, तो मतलब तुम्ही को मैं कह रहा हूँ तो आ जाओ। तो ये जो मतलब ध्वनि का प्रयोग हम वाणी या ध्वनि संकेत का प्रयोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से अगर हम अपने भाव या विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा ध्वनि संकेत संप्रेषण। दूसरा है आंखों की भाषा या मुख मुद्रा, यानी इसमें अब एक्सप्रेशन की बात हो रही है, चाहे आंखों के एक्सप्रेशन की बात कर लें, चाहे अपने मुख की एक्सप्रेशन की बात कर लें। तो इसमें लिखेंगे व्यक्तिगत संप्रेषण में आंखों व मुख या मुंह के हाव भाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख मुद्रा के माध्यम से भय, क्रोध, शोक, आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरल हो जाता है। भाई जैसे गुस्सा, आग दिखा दिया तो समझ गया कि ये गुस्सा हो रहा है, मत बोलो। या किसी को ऐसे आग दिखाने पर जैसे उसको पता चल जाता है कि ये मतलब डर गया है,
सामने वाला जो है आग दिखाने से वो अब डर गया है, या क्रोध वाला एक्सप्रेशन हो जाता है, शोक वाला या आश्चर्य वाला होता है ना एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे से पता चल जाता है कि ये किस तरह का हम मतलब अपनी बात कह रहे हैं, हम इस बात से हम खुश हैं, गम हैं, या फिर हमको गुस्सा आ रहा है, होता है ना। तो इस तरह से जो अगर हम अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, विचारों को रखते हैं, तो हमारी हो जाएगी आंखों की भाषा या मुख मुद्रा संप्रेषण। तीसरा है स्पर्श करके। तो स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में सफल हो जाता है, जैसे माँ के हाथ का स्पर्श प्यार का प्रतीक है इत्यादि। आप सभी को पता है कि माँ का प्यार तो मतलब इसका तो कोई लेवल ही नहीं है, इसको तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो एक बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो माँ अगर उसको सर पे हाथ फेरती है तो वो मतलब वो समझ जाता है कि मतलब ये प्यार वाला स्पर्श है। मार वाला भी स्पर्श होता है माँ का, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं होता है, लेकिन पता चल जाता है। तो स्पर्श करके भी आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो ये था हमारा संप्रेषण, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण मैंने बता दिया, क्वेश्चन यही पूछा था। बाकी संप्रेषण की एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, वहाँ पे आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी वीडियो बताइएगा। मैंने कोशिश किया समझाने की सरल भाषा में, बाकी आप अपना जो है बता सकते हैं, अपनी भाव रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर लेकिन पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।